सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका केडी क्लासेस ऑफिशियल में। और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पशुधन प्रसार अधिकारी के एग्ज़ाम में आने के चांसेस हैं। और बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन ये लिए गए हैं जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको लगाते हो तो आपका कॉन्सेप्ट भी आप अपना चेक कर सकते हो, साथ ही आपकी ओवरऑल नॉलेज जो है इससे इम्प्रूव हो सकती है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 क्वेश्चंस आप लगाइए और उसके बाद अपने आप को एनालाइज करिए कि आप किस प्लेस पे स्टैंड करते हैं, और वैसे अपनी प्रिपरेशन को फिर उस टाइप से मोल्ड करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस डिस्प्ले हैं आपकी डिस्प्ले पे, वो क्वेश्चन उनके आंसर्स जो है सामने ही लिखे हुए हैं, तो मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को कुछ एक्सप्लेन करूँगा ताकि आपके वो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बिल्डअप हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि जो वाटर पोटेंशियल है, थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर कट विजन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो वाटर पोटेंशियल इज़ इक्वल टू, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, तो इसके लिए सिंपल सा, वाटर पोटेंशियल जो होता है प्योर वाटर का वो होता है ज़ीरो। और जैसे जैसे जो वाटर होता है, जैसे जैसे उसमें आप इम्प्योरिटी ऐड करते जाओगे, प्योर वाटर में जैसे जैसे सोल्यूट ऐड करते जाओगे, इसका वाटर पोटेंशियल, जिसको लिखते हैं साई डब्ल्यू से, वाटर पोटेंशियल इसका लगातार घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा। जैसे जैसे आप सोल्यूट को मिक्स करते जाओगे वाटर में, प्योर वाटर में, उसका वाटर पोटेंशियल ज़ीरो से माइनस में होता चला जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल एक प्योर वाटर का कितना होता है, ज़ीरो होता है। तो दिस इज़ द राइट आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ट्रांसपिरेशन इज़ लीस्ट इन, ट्रांसपिरेशन सबसे कम कहाँ पे होगा। तो सबसे बेस्ट कंडीशन यहाँ पे है कि हाई एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पे सबसे कम ट्रांसपिरेशन होगा। देखो, अगर सॉइल है आपके पास, उसमें अच्छा खासा मॉइस्चर है, तो उस मॉइस्चर को प्लांट ये चाहता है कि इसको जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर दिया जाए, तो इसके लिए ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। अरे सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास एक खेत है और उसमें आपने एक पेड़ लगा रखा है और खेत में अच्छी खासी नमी है, तो पौधा क्या कोशिश करेगा कि जितना भी वाटर यहाँ पे है जो इस प्लॉट में है पानी, इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने की कोशिश करेगा, तो ट्रांसपिरेशन का रेट हाई रहेगा। अगर विंड वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है तो ट्रांसपिरेशन का रेट भी ज़्यादा हो जाता है। देखा है आपने कि जब भी बाहर हवाएं ज़्यादा चल रही होती है और कपड़ों को बाहर सुखाने डाल दिया जाए, तो हवा से ही कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि हवा से जब विंड वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो ट्रांसपिरेशन की रेट भी जल्दी फास्ट हो जाती है। ट्रांसपिरेशन फास्ट होगी तो उस कंडीशन में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर विंड वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट भी ज़्यादा होता है। अगर एनवायरनमेंट ड्राई है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर में, तो उस कंडीशन में भी जो वाटर है, वाटर वेपर की फॉर्म में जो लीफ है, लीफ के स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो तीनों कंडीशंस में जो है ट्रांसपिरेशन बहुत हाई होगा, केवल एक को छोड़कर। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी अगर कम है एटमॉस्फेयर में तब ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। तो एकदम इन्वर्ट यहाँ पे जो है व्युत्क्रमानुपाती या इनडायरेक्टली रिलेशन है किसका, एक तो ट्रांसपिरेशन का और दूसरा है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का। जब भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, और जब ह्यूमिडिटी जो है कम रहेगी तो उस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। समझ गए हो ना। चलिए आगे चलते हैं जी। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए कि फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट एक कंपाउंड होता है, एक केमिकल होता है, जिसको यूज़ किया जाता है ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। तो ये करेगा क्या, ये रिड्यूस कर देगा ट्रांसपायरेशन को। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे वाटर लॉस होता है प्लांट से। अब हम ये चाहेंगे कि अगर कोई प्लांट ड्राउट कंडीशन में है, बहुत ड्राई क्लाइमेट में है, तो ये वाटर का लॉस ना करे। तो इसके लिए उसके ऊपर फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट जो एक कंपाउंड है इसको स्प्रे कर देंगे, जिसकी वजह से उसका ट्रांसपिरेशन रेट गिर जाएगा। ट्रांसपिरेशन गिर जाएगा तो फिर वाटर का लॉस वो ज़्यादा कर नहीं पाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टोमेटा देखो, स्टोमेटा ओपन और क्लोज कब होंगे। ठीक है, तो स्टोमेटा ओपन कब होते हैं, सर्केडियन रिदम, ये सारी चीज़ें, जेनेटिक क्लॉक, कोई भी रेलेवेंट क्वेश्चन आंसर इसका नहीं है। जब स्टोमेटा ओपन होते हैं और उसमें पोटेशियम आयन अंदर घुसते हैं, तो वाटर भी इसके साथ अंदर घुसता है, और साथ में वाटर के घुसने की वजह से जो आपके स्टोमेटा हो जाते हैं टर्जिड। तो जैसे स्टोमेटा टर्जिड हो गए, वैसे ही जो है जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल टर्जिड हो गई तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, और जैसे गार्ड सेल जो है वाटर बाहर निकल जाएगा यानी फ्लैसिड हो जाएगी, तो उस कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। तो मेनली स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करने का काम कर कौन रहा है,
यहाँ पे काम कर रहा है वो टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल। तो राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, टर्गर प्रेशर ऑफ गार्ड सेल। आपको पता है कि स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा लीफ पर प्रेजेंट कुछ इस टाइप से, अगर डाइकॉट प्लांट की मैं बात करूँ तो ये डंबल शेप्ड के नहीं हैं, बल्कि कैसे हैं? किडनी शेप्ड के हैं। तो किडनी शेप्ड गार्ड सेल यहाँ पे होती है, बीच में एक पोर होता है, इस पोर को बोलते हैं स्टोमा। और ये है आपकी गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होंगे बहुत सारे, और इसके अलावा गार्ड सेल के चारों तरफ भी कुछ सेल्स पाई जाती हैं। इन सेल्स को बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। और सब्सिडियरी सेल्स के बाहर भी बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, उनको एपिडर्मल सेल बोलते हैं। ओके, तो सब्सिडियरी सेल हो गया एक, दूसरा हो गया आपका गार्ड सेल, थर्ड हो गया आपका स्टोमा। जो पोर है, जो छिद्र है, उसको स्टोमा बोल रहे हैं। और गार्ड सेल और स्टोमा को कंबाइंडली बोलते हैं स्टोमेटा। और गार्ड सेल, स्टोमा और सब्सिडियरी सेल अगर मिक्स हो जाएंगे तब इनको बोलेंगे स्टोमेटल एपरेटस। समझ रहे हो? स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या इंक्लूड है? एक तो आपकी गार्ड सेल इंक्लूड है बाहर वाली, इसके अलावा सब्सिडियरी सेल इंक्लूड है, और साथ में आपका स्टोमा इंक्लूड है। समझ गए? तो ये नेक्स्ट देखिए, मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा प्यूडिका आर ड्यू टू। मिमोसा प्यूडिका, हिंदी में इसका नाम है जी लाजवंती। क्या नाम है? लाजवंती इसका नाम है। और इसमें जैसे आप टच करोगे, इस प्लांट का नाम होता है टच मी नॉट प्लांट। जैसे आप इसको टच करोगे वैसे ही जो है इसमें एक ये स्टिमुलस जो आपने दिया है उसको टच करके उसको रिस्पॉन्स करती है। और रिस्पॉन्स करने के टर्म में ये करती क्या है, ये जो लीफ है इसकी, जैसे आप टच करोगे वो लीफ जो है बाइंड कर जाती है, मुड़ जाती है वो। तो वो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर है इसका सीज़मोनेस्टी। मेनली वहाँ पे टर्गर प्रेशर ही चेंज होता है, जिसकी वजह से लीफ जो है मुड़ जाती हैं, बाइंड कर जाती हैं, और इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सीज़मोनेस्टी। तो मिमोसा प्यूडिका कौन सा मूवमेंट शो करती है, या कौन सा इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन उसके लिए सही रहेगा? तो दिस इज सीज़मोनेस्टी। और क्यों होता है ये? टर्गर प्रेशर के चेंज होने की वजह से। मिमोसा प्यूडिका का कॉमन नेम क्या है? टच मी नॉट प्लांट। हिंदी वालों के लिए खास बात बताएं तो इसका नाम है लाजवंती। कितना अच्छा नाम है ना, लाजवंती, मैडम जैसे है, कमाल यार। चलिए चलते हैं आगे। फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम एक टाइप के क्या होते हैं? ये हॉर्मोन्स होते हैं। फाइटोक्रोम कहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं फोटो पीरियोडिज्म में। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब कि जो आपका प्लांट है उसको लाइट की रिक्वायरमेंट कितनी है, दिन में उसको कितनी लाइट चाहिए, नाइट में, मतलब नाइट में तो नहीं चाहिए लाइट, पर दिन ही में चाहिए, लेकिन लाइट का ड्यूरेशन क्या है। कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं जिनको ज़्यादा लाइट की आवश्यकता होती है, उनको बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको लाइट की आवश्यकता होती ही नहीं है, उनको बोलते हैं मतलब कम होती है, ज़्यादा होती नहीं तो गलत बात हो जाएगी, कम होती है, उनको बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। और ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला लाइट का, उनको बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। ठीक है, तो फोटो पीरियोडिज्म से कौन सी चीज़ जो इन्वॉल्व है वो है फाइटोक्रोम। और फोटो पीरियोडिज्म की खोज करने वाले कौन है? गार्नर एंड एलार्ड, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फोटो पीरियोडिज्म की खोज करी है। फोटो रेस्पिरेशन एक जो है प्रोसेस होता है, ये C3 प्लांट्स में होता है, और इसकी वजह से C3 प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है। मतलब प्लांट जो है दिन में उसको खाना बनाना चाहिए, अपने लिए ग्लूकोज को सिंथेसाइज करना चाहिए, लेकिन वो दिन में करता क्या है, वो खुद रेस्पिरेशन कर लेता है। जितना ग्लूकोज उसने खुद बनाया होता है वो उसको यूज़ करना शुरू कर देता है। अब ग्लूकोज यूज़ होगा तो ATP प्रोडक्शन नहीं होगा। तो फोटो रेस्पिरेशन एक देखा गया है C3 प्लांट्स में कि इसका कोई मेजर रोल नहीं है। ये एक अभी तक इसका कोई फंक्शन हमने कुछ खोजा नहीं है, एक्सट्रैक्ट नहीं किया है कि फ़ोटो रेस्पिरेशन हो क्यों रहा है। तो C3 प्लांट में होता है ये, इसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कमज़ोर हो जाती है। C4 में नहीं होता है, इसीलिए C4 ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं C3 के कंपैरिजन में। समझ गए? और अगर बात करें यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म की, तो वो क्या होता है, जैसे रूट्स होती हैं, रूट्स जो है पृथ्वी में अंदर यानी पृथ्वी की ओर जाने का प्रयास करती है और अंदर घुसती चली जाती हैं। तो इनका ये जो मूवमेंट है पृथ्वी की तरफ, अर्थ की तरफ घुसने का, इसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। और लाइट की तरफ अगर मूवमेंट हो किसी भी चीज़ का, उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। समझ रहे हो? ओके, नेक्स्ट देखेंगे जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या होता है? एक फाइटो हार्मोन्स यानी PGR, इसको बोलते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इसका क्या फंक्शन है? ये सीड जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। मतलब अगर जिब्रेलिन आपके पास है तो सीड जो है, ये सीड डॉर्मेंसी को तोड़ता है। अगर कोई सीड डॉर्मेंट की कंडीशन में है, मतलब वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, डॉर्मेंट है, तो उस सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक डाउन करने का काम किसका है? जिब्रेलिन का है। लीफ फॉल इसका कोई फंक्शन नहीं है। रूट एलोंगेशन, ये किसका फंक्शन है? रूट को एलोंगेट करना।
ये ऑक्सिन के हेल्प से किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद ये समझ गए होंगे आप जिब्रेलिन का क्या फंक्शन है। ये सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस करेगा, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा। जहाँ सीड जो है डॉर्मेंट है उसकी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने का काम है इसका। ओके, कट और एक्साइज लीफ रिमेन ग्रीन फॉर लॉन्ग इफ इंड्यूस्ड टू रूट और डिप्ड इन। अगर जो है किसी, क्या बोल रहा है हो कि इंड्यूस रूट को अगर साइटोकाइनिन में डिप कर दिया जाए तो वहाँ पे जो है क्या बोल रहा है, इफ़ इंड्यूस टू रूट, यस, साइटोकाइनिन की हेल्प से जो रूट वगैरह है, रूट इंड्यूस जाती है किसी भी प्लांट में, तो इसका ऑप्शन ये होगा। एथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है, ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है और जो फ्रूट पक रहे होते हैं, जो राइपन हो रहे होते हैं, उनमें एथाइलिन का प्रोडक्शन होता है जिसकी वजह से वो जल्दी पकते हैं। तो एथाइलिन कुछ करता नहीं है, कैसे पकाते हैं फ्रूट को, ये रेस्पिरेशन को बढ़ा देता है। रेस्पिरेशन अगर बढ़ जाएगा तो प्लांट जल्दी पक जाएगा। तो एथाइलिन किससे एसोसिएटेड है, ये रेस्पिरेशन को इंक्रीज़ करता है जिसकी वजह से फ्रूट जल्दी पक जाता है, यानी फ्रूट राइपनर है, ये नेचुरल है। ये क्या इसका आर्टिफिशियल फॉर्म भी आता है और उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है इथेफॉन। क्या नाम है, इथेफॉन। इथेफॉन करके केमिकल है जो एथिलीन प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आपके जो फ्रूट्स हैं वो नेचुरली नहीं बल्कि आर्टिफिशियली उनको आसानी से पका सकते हैं। जैसे टमाटर देखा ना कभी, टमाटर में यही दवाई डालते हैं, वो पक जाते हैं इससे। समझ रहे हो। ऑक्सिन, ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन भी एक पीजीआर है और इसका यूज़ किया जाता है अगर कोई कलम आप लगाना चाहते हो और आप चाहते हो कि इसमें जल्दी से जो जड़ें हैं वो फूट जाएं, तो इसके लिए वहाँ पे ऑक्सिन का स्प्रे करोगे। ऑक्सिन की खास बात, FW वेंट एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले FW वेंट, उन्होंने सबसे पहले ऑक्सिन को एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है। जिब्रेलिन एक पीजीआर और सबसे पहला खोजा गया जिब्रेलिन कौन सा था, GA3। और ये जिब्रेलिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, एक फंगस होता है जिब्रेला, एक मिनट रुक जाओ, जिब्रेला फ्यूजिकोराई, इससे इस फंगस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और ये क्या करता था, ये जो धान होता है पैडी फील्ड, जो पैडी होता है धान, उसमें एक डिजीज़ कॉज करता था। कौन सी डिजीज़, इसमें होता था बैककन डिजीज़। ठीक है, पढ़ा होगा आपने बैककॉन डिजीज़, या तो खिचड़ी बन गई यार। बैककॉन डिजीज़ ही क्रिएट करता है, या इसको बोलते हैं फूलिश शीडलिंग डिजीज़। जगह है ही नहीं, कहाँ लिखें, तो समझ गए। नाउ नेक्स्ट।